गुड मॉर्निंग क्लास। गेट रेडी फॉर एसएसटी पीरियड। कल के लेक्चर में हमने ये पढ़ा कि जो अशोका थे उन्होंने अपना जो मौर्यन अम्पायर था वो और भी ज़्यादा इंक्रीज़ कर लिया, और भी ज़्यादा बढ़ा लिया। और ये कलिंगा एरिया जिस पे कि चंद्रगुप्त के बेटे बिंदुसार, ठीक है, जो इसे नहीं जीत पाए थे, लेकिन ये एक बहुत ही ज़्यादा समृद्ध और बहुत ही अमीर एरिया था, बड़ा पावरफुल एरिया था ये। तो अशोका ने इसको भी जीत लिया, लेकिन इसके अंदर जो भी काफ़ी जो बच्चे, औरतें, आदमी जो मारे गए, उनके मतलब ब्लड शेड को देख के जो मौर्यन था अशोका, उसका जो हार्ट था वो बहुत ही पसीज गया। मतलब काफ़ी वो दिल से इस चीज़ के लिए रोया और उसने उसके बाद से युद्ध करना छोड़ दिया। फिर उसने जनता की भलाई के लिए बहुत सारे काम किए और लोगों के लिए जो है नेकी के काम करवाए, और बौद्ध धर्म को भी अडॉप्ट कर लिया। और अब उस धर्म का प्रचार जो था वो दूर दूर देशों में अपने ऑफिशियल्स के ज़रिए करवाया। तो कल हमने इतना पढ़ लिया था अशोका के बारे में। अशोका के एडिक्ट के बारे में हमने जो पढ़ा वो हमारा लास्ट टॉपिक था। सो लेट्स स्टार्ट इट टुडे फ्रॉम द टॉपिक द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। नाउ लेट्स स्टार्ट द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन कि जो मौर्य रूल करते थे तो उन्होंने कंट्रोल कैसे किया हुआ था। भाई इतने बड़े इंडिया पर उन्होंने अधिकार किया, तो फिर उसको कंट्रोल कैसे करते थे वो, क्योंकि उस टाइम कोई ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं थी, कोई फ़ोन नहीं थे, कोई ट्रेन्स नहीं थी, है ना, कोई ऐसा सिस्टम नहीं था। तो फिर कंट्रोल कैसे करते थे वो लोग। द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन वाज सेंट्रलाइज्ड विद द किंग एंजॉइंग सुप्रीम अथॉरिटी। तो कहते हैं मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन में जो किंग था वो सुप्रीम अथॉरिटी हुआ करता था, और जो सारी पावर थी वो राजा के हाथों में हुआ करती थी। द किंग हैड ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कॉल्ड मंत्री परिषद विच एडवाइज्ड हिम ऑन इम्पोर्टेंट इश्यूज। तो कहते हैं राजा के दरबार में उसके बहुत सारे मंत्री हुआ करते थे, मिनिस्टर हुआ करते थे, जिनको मंत्री परिषद कहा जाता था, और जो उसे इम्पोर्टेंट इश्यूज पर एडवाइस भी दिया करते थे। द गवर्नमेंट was also divided into different departments, and different officials were appointed to look after these department। तो कहते जो गवर्नमेंट थी, यानी कि कहने का मतलब जो राज्य चलता था एक राजा का, ठीक है, उसको गवर्नमेंट कहा गया यहाँ पे। तो जो राजा का राज्य था वो कुछ छोटे छोटे डिपार्टमेंट में बांट दिया गया, जैसे सभी जो इतने बड़े एरिया को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया, और उन हिस्सों पर देखभाल करने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग ऑफिसर्स भी लगा दिए गए। द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन वाज carried according to the guidelines for good governance which had been laid down in चाणक्य's अर्थशास्त्र। तो कहते हैं मौर्य के एडमिनिस्ट्रेशन के जो गाइडलाइन थी, ठीक है, वो सारी की सारी बिल्कुल वही थी जो एक अच्छी गवर्नमेंट के लिए होनी चाहिए, और जो किसने बताई थी, चाणक्य ने अपनी अर्थशास्त्र में बताई थी। मतलब चाणक्य ने जो बुक लिखी थी अर्थशास्त्र, चाणक्य जिसको हम कौटिल्य भी कहते हैं, तो उसने अच्छी गवर्नमेंट या अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए कुछ गाइडलाइंस लिखी थी अपनी किताब में, और जो मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन था वो उसको फॉलो किया करता था। द मौर्यन किंग्स also maintained a standing army which was large and well equipped। इसके साथ साथ मौर्यन के जो मौर्य राजा जो थे उनके पास आर्मी भी थी उनकी अपनी, जो कि बहुत बड़ी मात्रा में थी, और वेल इक्विप्ड यानी कि अच्छे शस्त्र चलाने वाली सेना थी। द आर्मी इंक्लूडेड इन्फेंट्री, कैवलरी, एलिफेंट, चैरियोट्स एंड नेवी। तो कहते कि कितने तरह की आर्मी थी मौर्यंस के पास। तो आर्मी थी इन्फेंट्री, ठीक है,
इन्फेंट्री यानी कि जो इन्फेंट्री कैवलरी, ये वो थे। इन्फेंट्री तो वो थे जो बिल्कुल राज्य के अंदर या राज्य के रक्षक के रूप में काम करते थे सबसे प्रमुख रूप से। और कैवलरी जो कि पैदल चलने वाले सेना यानी कि सिपाही हुआ करते थे। एलिफेंट जो घोड़ों पर सॉरी हाथियों पर बैठ के लड़ा करते थे। और चैरियोट जो कि रथ पर लड़ा करते थे। और एक नेवी थी जो कि पानी में लड़ाई किया करते थे। तो इस तरह अलग अलग टाइप की सेना हुआ करती थी मौर्यंस की। फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन द मौर्यन किंगडम वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस। अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो मौर्यन किंगडम था वो अलग अलग प्रोविंसेस में, अलग अलग प्रदेशों में बटा हुआ था। द प्रोविंसेस वर पुट अंडर द कंट्रोल ऑफ रॉयल प्रिंसेस और कुमार्स। और फिर उनको कंट्रोल करने के लिए उन अलग अलग राज्यों को उस टाइम में प्रोविंस कहा जाता था, प्रदेश कहा जाता था। और उन अलग अलग राज्यों को कंट्रोल करने के लिए रॉयल प्रिंस या कुमार रखे जाते थे। ईच प्रोविंस वाज फर्दर डिवाइडेड इनटू districts which consisted of many nagars or grams at every level of the administration. Official were appointed to carry out specific functions. तो कहते हैं कि जैसा हम आज के टाइम में देखते हैं, ठीक है, कि सबसे छोटा लेवल जो है वो गांव है, फिर शहर हैं, फिर ज़िले हैं, ठीक है, फिर ज़िलों के ऊपर उनके बड़े स्टेट्स हैं। तो ऐसे ही उस टाइम में भी मौर्यन ने किया हुआ था कि जो राज्य थे यानी कि जो प्रोविंसेस थी वो आगे फिर डिस्ट्रिक्ट्स में बटी हुई थी। और डिस्ट्रिक्ट जो थे वो नगर यानी कि टाउन और विलेजेस यानी कि गांव में बटे हुए थे। और जो ऑफिशियल्स थे, जो ऑफिशियल अपॉइंट किए जाते थे, वो स्पेसिफिक फंक्शन को कैरी करने के लिए अपॉइंट किए जाते थे। दे कलेक्टेड टैक्सेस, वर्कड एज जजेस एंड केप्ट रिकॉर्ड्स। तो ये जो अलग अलग ऑफिशियल्स रखे जाते थे उनका काम क्या होता था, हर एक प्रोविंसेस के अंदर बड़े ध्यान से टैक्स कलेक्ट करना, एक जज की तरह काम करना और रिकॉर्ड को मेंटेन करना होता था। द टैक्स मनी वाज यूज्ड फॉर वेलफेयर पर्पसेस लाइक बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग रोड्स। तो जो टैक्स का पैसा हुआ करता था फिर उसको कैसे खर्च किया जाता था, वेलफेयर पर्पसेस यानी कि भलाई के कामों के लिए खर्च किया जाता था, जैसे कि बिल्डिंग या रोड को मेंटेन करने में। और इसके अलावा जैसे कि आर्मी, वेल्स, रेस्ट हाउसेस, इरिगेशन प्रोजेक्ट एक्सेट्रा। इसके अलावा जो वही धन था उससे ही आर्मी के ऊपर भी खर्चा किया जाता था और उसी धन से ही कुछ रेस्ट हाउस बनवाए जाते थे, इरिगेशन प्रोजेक्ट बनाए जाते थे यानी कि सिंचाई की सुविधाएं बनाई जाती थी और कुएं बनवाए जाते थे। अनदर फीचर ऑफ द मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन वाज द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एफिशिएंट एस्पियोनेज सिस्टम। तो डियर स्टूडेंट्स, मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन का एक सबसे अच्छा सिस्टम था उनका एस्पियोनेज सिस्टम। अब बात करते हैं पहले एस्पियोनेज सिस्टम के बारे। यस, बात कर रहे थे हम एस्पियोनेज सिस्टम के बारे में। तो एस्पियोनेज सिस्टम होता है जासूसी करना, ठीक है, यानी कि दूसरे जो आसपास के स्टेट्स थे, ठीक है, यानी कि दूसरे जो राजा थे उनके बारे में गुप्त सूचना, गुप्त इंफॉर्मेशन, सीक्रेट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना ताकि पता लग सके कि वो कितने का पावरफुल हैं। थ्रो हिज स्पाइस का मतलब होता है जो जासूस होते हैं। द किंग गैदर्ड इंफॉर्मेशन अबाउट एवरीथिंग दैट वाज गोइंग ऑन इनसाइड एंड आउटसाइड हिज एम्पायर। तो कहते कि राजा ने कुछ
तो ऐसे जासूस रखे जो बाहर वालों के ऊपर भी जासूसी करते थे, और कुछ ऐसे स्पाइसेस रखे जो कि उसके राज्य में जो बाकी की जगह हुआ करती थी, यानी कि जो अलग अलग प्रोविंसेस थी, उसमें क्या चल रहा है क्या नहीं, उसकी जासूसी करके उसकी जानकारी राजा को दे। ठीक है, तो राजा अगर ना भी जाए तो भी उसके जो जासूस थे वो वहाँ जाकर अच्छे से सारी इंफॉर्मेशन लेके राजा तक पहुँचा दिया करते थे। तो इस तरीके से राजा जो है अपनी खुद की कैपिटल सिटी में बैठे बैठे पूरे एरिया को चला लिया करते थे। अब सिटी क्या थी, जो मौर्यन एम्पायर थे उनकी मेन सिटी क्या थी, कैपिटल सिटी, दैट वाज द सिटी ऑफ पाटलिपुत्र। द सिटी ऑफ पाटलिपुत्र सर्व्ड एज द कैपिटल ऑफ मौर्यन एम्पायर। तो पाटलिपुत्र जो थी वो मौर्यन एम्पायर की कैपिटल के रूप में फेमस थी। लेट्स सी इट इन द मैप। देखिए कि मौर्यन एम्पायर की जो कैपिटल थी वो कहाँ पर थी। हाँ जी, ध्यान से देखिए, ये देखिए यहाँ पर, तो ये हम देख पा रहे हैं यहाँ पर इस एरिया में कौन सी कैपिटल थी, पाटलिपुत्र थी। लगभग ये जो एरिया था ये बिहार में पड़ जाता है, आज के टाइम में ये बिहार के अंदर आता है। नाउ सी द नेक्स्ट। तो ये जो पाटलिपुत्र थी ये मौर्यन एम्पायर की कैपिटल थी। नाउ लेट्स सी मोर। यस, पाटलिपुत्र has been described in great detail in मैग्स्थनीज बुक इंडिका। कहते पाटलिपुत्र के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, ग्रेट इन्फॉर्मेशन जो है, ग्रेट डिटेल जो है वो मैग्स्थनीज की लिखी हुई बुक इंडिका से मिलती है। पता है ना, हम पढ़ चुके हैं मैग्स्थनीज जो था वो उसको भेजा गया था, तो किसके टाइम में, चंद्रगुप्त के टाइम में भेजा गया था, और उसने जो बुक लिखी थी मौर्यन एम्पायर के ऊपर वो इंडिका बुक लिखी थी। अकॉर्डिंगली इट वाज एन इम्प्रेसिव वॉल्ड सिटी विद मैनी गेट्स एंड टावर्स। क्योंकि उसने अपनी किताब में लिखा और बताया कि ये जो पाटलिपुत्र थी उसके अकॉर्डिंग जो पाटलिपुत्र थी वो एक बड़ी ही इम्प्रेसिव, प्रभावित करने वाली वॉल्ड सिटी, वर्ल्ड का मतलब कि चारों तरफ से दीवारें ही दीवारें थी, दीवारों से घिरी हुई थी। ठीक है, विद मैनी गेट्स एंड टावर्स, जिसमें कि बहुत सारे एंटर करने के लिए गेट भी थे और बड़े बड़े टावर्स भी थे। द सिटी वाज कनेक्टेड विद वेरियस पार्ट्स ऑफ द अम्पायर। और वो सिटी जो थी उन गेट्स के जरिए अम्पायर के बहुत सारे पार्ट से जुड़ी हुई थी। क्योंकि वहाँ पे कौन रहता था, राजा रहता था, रॉयल फैमिली रहती थी। इनसाइड द सिटी वाज द किंग्स पैलेस विच वाज मेड विद स्टोन। और बिल्कुल सिटी के बीच, सिटी के अंदर ही जो राजा का महल बना हुआ था, जो किससे बना हुआ था, पत्थरों से बना हुआ था। द हाउसेज ऑफ कॉमन पीपल वर, और आम लोगों के घर भी बने हुए थे, लेकिन वो कैसे बने हुए थे, मोस्टली मेड ऑफ वुड। जो आम लोगों के घर थे वो लकड़ी के बने होते थे, लेकिन जो राजा का महल था वो किसका बना था, वो पत्थरों का बना हुआ था। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सिटी वाज अंडरटेकन बाय द ए ग्रुप ऑफ 30 ऑफिशियल्स। तो कहते जो एडमिनिस्ट्रेशन था उस सिटी का वो 30 ऑफिशियल, यानी कि 30 ऑफिशियल लगाए गए थे, 30 हेड बनाए गए थे जो उस पाटलिपुत्र का, उस एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे, मतलब सारी व्यवस्थाएं जो थे वो देखा करते थे। जैसे कि पानी है, या फिर सड़कों का है निर्माण है, रेस्ट हाउस हैं, या फिर खाने पीने की चीज़ों की सब सुविधा है, तो उनको देखा करते थे। दीज ऑफिशियल्स वर डिवाइडेड इनटू 6 कमिटीज़ एंड ईच कमेटी लुकड आफ्टर ए स्पेसिफिक डिपार्टमेंट। तो आगे ये 30 ऑफिशियल भी 6 कमेटियों में बटे हुए थे, और ये जो मतलब ऑफिशियल्स थे उनकी जो एक कमेटी होती थी वो अपने एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट से जुड़ी होती थी। जैसे एक कमेटी स्पेशल फूड की हो गई, एक कमेटी स्पेशल उनकी मतलब जो कपड़े होते हैं उनकी हो गई, है ना, एक कमेटी जो है वो स्पेशल टैक्स कलेक्ट करने वाले होगी। तो मतलब इस तरह से बहुत सारे
टास्क थे जिनके लिए स्पेसिफिक टास्क के लिए कमेटीज़ बनाई जाती थी। आर्ट एंड आर्किटेक्चर, आर्ट का मतलब तो कैसी कला थी मौर्य टाइम में, और आर्किटेक्चर का मतलब कैसी बिल्डिंग बनाई जाती थी। इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर गोट अ न्यू बूस्ट ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड। तो कहते अगर हम बात करें तो इंडियन आर्ट और आर्किटेक्चर बड़े ही अच्छे लेवल पर क्या हुए, एक नया बूस्ट आया उनमें, यानी कि एक नई क्रांति आई, एक नए जोश से आगे बढ़े। दिस कैन बी सीन इन मैनी पिलर्स, स्तूप्स एंड विहार्स विच हैड बीन बिल्ट बाय अशोका इन एन एफर्ट टू स्प्रेड बुद्धिज़्म। कहते कि हम इस आर्ट और आर्किटेक्चर की कला को किस में देख सकते हैं, वो बहुत सारे पिलर जो अशोक ने बनवाए, स्तूप बनवाए, विहार बनवाए, जो अशोक ने बुद्धिज़्म को स्प्रेड करने के एफर्ट से बनवाए थे। ठीक है, लेकिन उसके वो क्या थे, कला का एक अच्छा नमूना थे। इवन मॉडर्न क्राफ्ट पर्सन आर अवेड बाय द हाईली पोलिश्ड monolithic pillars upon which the Ashokan edicts had been inscribed। हालांकि जो आज के क्राफ्ट पर्सन हैं वो खुद उसे देखकर बड़े ही चौंक जाते हैं, बड़े ही मतलब हैरान होते हैं, क्योंकि वो बहुत ही हाईली पॉलिश्ड मोनोलिथिक पिलर थे। कहने का मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से, बड़े सही ढंग से पॉलिश करके बनाए गए पिलर थे, बड़े सुंदर सजाकर बनाए गए पिलर थे, जिनके ऊपर अशोक ने क्या किया था, एडिक्ट्स यानी कि अपने उन आदेशों को इंस्क्राइब्ड करवाया था, खुदवाया था। वन सच पिलर इज द अशोकन पिलर एट सारनाथ, और उनमें से एक फेमस पिलर है जिसका नाम क्या है, अशोका पिलर, और वो कहाँ पर है, सारनाथ के अंदर है। अब देखिए ये फेमस क्यों है। ओके, दिस पिलर कंटेन्स द loin capital which consists of 4 loins seated back to back sporting the अशोक चक्र। तो कहते हैं ये जो पिलर है इसके ऊपर लोयन कैपिटल बनी हुई थी, और इस पे 4 लॉयन बैठे हुए थे जो एक तरफ एक दूसरे की तरफ पीठ करके बैठे हुए थे, और इनके नीचे बिल्कुल बीच में क्या बना हुआ था, एक अशोक चक्र बना हुआ था, जिसको क्या कहा जाता था, व्हील ऑफ धर्मा, यानी कि इसको धर्म चक्र कहा जाता था। द एबेकस ऑफ द कैपिटल कंटेन्स एन एलिफेंट, अ हॉर्स, अ बुल एंड ए लॉयन। तो इसके अलावा जो उसका ये नीचे वाला यानी कि ये तो चक्र है, चक्र के आसपास का जो हिस्सा था वहाँ पे कौन से जानवर बने हुए थे, एक तरफ एलिफेंट, एक तरफ हॉर्स, फिर एक तरफ पीछे की साइड एक तरफ बुल और एक तरफ मतलब लॉयन बने हुए थे। द लॉयन कैपिटल हैज़ बीन अडोप्टेड एज द नेशनल एम्बलम। तो ये जो लॉयन कैपिटल है आप देख सकते हो ये किस पे के पिलर पे बनी हुई है, और इसको हमने किसके रूप में लिया है, आज भी ये हमारा क्या है, राष्ट्रीय प्रतीक है, हमारे नेशनल एम्बल है। और एक अशोक चक्र भी, इसके अंदर वाला जो अशोक चक्र जो आपने ऊपर देखा ये भी हमने वहाँ से लिया है। यस, इन इंडिया स्टेट, तो इंडिया के स्टेट के अंदर जो हमारा एक नेशनल एम्बलम है वो यही अशोक चक्र है, सॉरी वो कैपिटल है, लॉयन कैपिटल है। एंड द अशोका चक्र कैन बी सीन ऑन द इंडियन फ्लैग, और ये जो अशोका चक्र है आप इसको इंडियन फ्लैग पर भी देख सकते हैं। तो ऐसा क्यों किया हमने कि अशोक के बनाए हुए पिलर को और उस पे बने हुए इस एम्बलम को नेशनल एम्बलम घोषित किया, और इसी के चक्र को मतलब अशोक चक्र कहा और इंडियन फ्लैग में लगाया। क्यों? क्योंकि जो मौर्यन थे पहली बार वो ऐसे राजा हुए थे जिन्होंने कंप्लीट इंडियन टेरिटरी के ऊपर रूल किया था, यानी कि पूरे इंडिया को एक करके रखा हुआ था, क्योंकि पूरी टेरिटरी पर जब कब्जा किया तो उसको एक ही राजा चलाता था। तो पूरे इंडिया को एक करने वाले, जो नक्शा इंडिया का आज है उस टाइम पे उसी नक्शे पर कंट्रोल करने वाले या उस नक्शे को बनाने वाले जो थे वो मौर्यन ही थे, इसीलिए हमने उनको फॉलो किया। आफ्टर ही कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म अशोका कंस्ट्रक्टेड मैनी स्तूप्स एंड विहार्स। कहते कि
जब अशोका एक बुद्धिज़्म बना तो उसके बाद अशोका ने बहुत सारे स्तूप और विहार भी बनवाए। नेक्स्ट, वाइट स्तूप्स आर सेमी सर्कुलर mounds which contain relics of the Buddha. Vihars are monasteries for Buddhist monks and nuns. तो कहते हैं कि जो वाइट स्तूप थे वो सेमी सर्कल थे जिनके ऊपर बुद्धा के रिलिक्स लिखे हुए थे। ठीक है, सेमी सर्कल माउंट थे यानी कि आधे चक्कर के रूप में बने हुए थे और उनके ऊपर बुद्ध के रिलिक्स लिखे हुए थे। विहार्स आर मोनेस्ट्रीज फॉर बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड नन्स। जबकि जो विहार थे, विहार क्या थे, एक तरह के घर थे। ठीक है, जो किसके लिए थे, स्पेशल उन मोनेस्ट्रीज या उन संतों के लिए थे जो कि बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, जिन्हें मोंक या नन कहा जाता था। वन ऑफ मैनी स्तूप्स दैट ही बिल्ट, द सांची स्तूप इज द मोस्ट फेमस वन। और जो उसने स्तूप बनवाए, बुद्ध ने अशोका ने जो स्तूप बनवाए उनमें से सांची स्तूप भी बहुत फेमस है। दिस स्तूप हैज 4 रिचली, हाँ जी, इस स्तूप की विशेषता बताई गई है कि ये स्तूप क्या है, इस पे 4 बड़े बड़े क्या हैं, कार्व्ड गेटवेज, बड़े बड़े 4 गेटवे कार्व किए गए हैं, बनाए गए हैं, विच डिपिक्ट सीन्स फ्रॉम द जताका, जिनके ऊपर जताका जो कि बौद्ध धर्म की धार्मिक पुस्तक का नाम है, उसकी कथाएं जो हैं वो उनके ऊपर डिपिक्ट की गई हैं। अमंग द विहार्स द अर्लीस्ट वर द रॉक कट केव्स विच वर मेड ड्यूरिंग द मौर्यन टाइम। और कहते कि विहार में भी हम देखते हैं कि विहार जो थे वो कैसे बनाए गए, क्या वो ईंटों से बनवाए गए, नहीं, जो गुफाएं होती थी यानी कि जो रॉक थी उनको काट के जो गुफाएं बनाई जाती थी उन्हीं को विहार कहा गया। यानी कि विहार कैसे बनाए जाते थे, गुफाओं को पर्वतों को काट के गुफाएं बनाई जाती थी और इस तरीके से अशोका द्वारा जो बुद्ध के लिए विहार तैयार करवाए जाते थे। तो ऐसे बहुत सारे विहार भी मिले हैं मॉडर्न टाइम्स में। तो सबसे पहले तो अगर हम बात करें, यहाँ जो पिक दी गई है यहाँ पे देखो, इसका ये जो एक गेट आपको दिख रहा है इसके ऊपर यहाँ इनकी बात की गई है कि क्या लिखी गई है, जताका। जताका जो है वो एक धार्मिक पुस्तक है बौद्ध धर्म की, उसके बारे में जिक्र किया गया है, उसके बारे में लिखा गया है। तो इसीलिए ये आपस में यानी कि आज के टाइम में बहुत ही फेमस है। चलिए आगे देखते हैं हम। These can be seen at Barabar and नागार्जुन हिल्स नियर गया इन बिहार। और कहते आज भी ये स्तूप आज भी बना हुआ है जो कि बाराबर और नागार्जुन हिल्स पर बना हुआ है, जो कहाँ पर है, गया के अंदर बिहार में है। द मौर्यंस आल्सो कंस्ट्रक्टेड ब्यूटीफुल पैलेसेस। और इसके अलावा मौर्यन ने कुछ बड़े ही सुंदर पैलेस भी बनवाए यानी कि महल भी बनवाए। अब बात आती है डिक्लाइन ऑफ द मौर्यन एम्पायर, यानी कि जो इतने फेमस और इतने मतलब प्रसिद्ध मौर्य थे, फिर उनका पतन कैसे हुआ, यानी कि वो ख़त्म क्यों हो गए, लगातार रूल क्यों नहीं कर पाए, ऐसी क्या वजह थी कि वो ख़त्म हो गए। विद द डेथ ऑफ अशोका इन 232 BCE द मौर्यन एम्पायर स्टार्टेड टू ग्रेजुअली डिक्लाइन। क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण क्या था, अशोक की डेथ। अशोक की डेथ के बाद लगभग ये जो मौर्यन एम्पायर था वो धीरे धीरे डिक्लाइन होता चला गया, गिरता चला गया। इन 185 BCE ब्रिहार्द ब्रिहार्दथा द लास्ट मौर्यन किंग वाज किल्ड बाय पुष्यमित्र संगा हु फाउंडेड द शुंगा डायनेस्टी। तो कहते कि बृहद्रथ जो था वो इस मौर्यन एम्पायर का सबसे लास्ट किंग था जिसको पुष्य मित्र शुंग ने मार दिया था
और उसके बाद मौर्यन की जगह पे शुंग डायनेस्टी आ गई थी, शुंग वंश आ गया था। विद दिस द मौर्यन एम्पायर हैड कम टू एन एंड। तो इससे जो मौर्यन एम्पायर थे उनका एंड हो गया। हिस्टोरियंस हैव आइडेंटिफाइड मैनी रीजन फॉर दिस डेक्लाइन। कहते जो इतिहासकार हैं वो इसके कई कारण बताते हैं कि इस मौर्यन एम्पायर जो था वो डिक्लाइन होने के कई कारण थे। उनमें से एक कारण जो सबसे बड़ा था वो क्या था? वन ऑफ द मेन रीजन्स वाज दैट अशोका सक्सेसर वर वीक एंड एज ए रिजल्ट दे कुड नॉट कंट्रोल सच ए हेग अम्पायर। कहते कि सबसे बड़ा रीज़न तो ये था कि जो अशोका के सक्सेसर थे, यानी कि अशोका के आगे जो पुत्र हुए थे या उसके बाद जो राजा हुए थे उस राज्य के, वो बड़े ही वीक थे, कमज़ोर थे और इतने बड़े राज्य को संभाल नहीं पाए। ठीक है, कि बड़ी जल्दी वहाँ पे कोई और आया और उनको मारकर उसने राज्य जीत लिया। मैनी आउटलेइंग प्रोविंसेस सून ब्रोकन अवे फ्रॉम द मॉरन कंट्रोल। कहते राजा अशोक के मरने के बाद बहुत सारी प्रोविंसेस जो डिस्ट्रिक्ट थे, प्रोविंसेस, वो तो वैसे भी मौर्य के कंट्रोल से अलग हो गई और अपने आप में फ्री स्टेट बन गई, या उनके जो हेड थे वो अपने आप में राजा बन बैठे। तो उसी मौर्यन एम्पायर की जो मतलब वो थी एक बाउंड्री थी, उसमें एक साथ अलग अलग छोटे छोटे एरिया के बहुत सारे राजा बन गए थे। तो जो मेन राजा था बृहदर था, वो इनको कंट्रोल नहीं कर पाया, एक करके नहीं रख पाया। Another reason could have been seen the inability of the later kings to collect taxes efficiently। तो कहते हैं कि और रीज़न इसका क्या है कि प्रोविंसेस को अच्छे ढंग से कंट्रोल तो नहीं कर पाए, इस वजह से जो राजा थे, बाद वाले राजा, वो टैक्स भी ढंग से कलेक्ट नहीं कर पाते थे, यानी कि राजकोष घाटा हो गया। यानी कहने का मतलब अंपायर के अंदर पैसे की कमी हो गई। दस there might not have been enough funds to maintain the army। तो इसीलिए राजाओं के पास अच्छी आर्मी मेंटेन करने का फंड भी नहीं इकट्ठा हो पाता था। above these a series of attacks from the north further weakened the empire। और एक तो उनकी आर्मी कमज़ोर हो गई और जैसे दुश्मन के देशों को उसके बारे में पता लगा तो नॉर्थ की साइड से और ज़्यादा दुश्मनों ने आके लगातार अटैक किए, जिससे कि और भी ज़्यादा कमज़ोर हो गए और उनका जो एम्पायर था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। नाउ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइज you will do with the help of a PDF.